हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की सेकंड क्लास का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हम नवीन शर्मा सर द्वारा RWA चैनल पर फाउंडेशन, जो नायक फाउंडेशन बैच है, उसमें करवाई जा रही पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम सेकंड क्लास करेंगे, इसलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम भारत के संविधान की विशेषताएँ पढ़ेंगे। संविधान का संकलन दो तरीके से किया गया है, एक तो लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसमें ज़्यादातर अंश लिखा हुआ होता है और बहुत कम अंश वो अलिखित होता है, लिखा हुआ नहीं होता। वही अलिखित में नाम से ही समझ आ रहा है कि जो संविधान लिखा नहीं गया है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अंश लिखा हुआ होता है और ज़्यादातर अंश अलिखित होता है। लिखित संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं? लिखित संविधान निर्मित होता है, लिखा गया है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो उसका निर्माण हुआ है। वहीं अलिखित संविधान ये विकसित होता है। लिखित संविधान के लागू होने की तारीख होती है, अगर कोई संविधान या कुछ भी चीज़ लिखी गई है तो उसकी कोई ना कोई तारीख होगी। तो इसी तरीके से हमारा ये संविधान कब लागू हुआ बताइए आप? 26 जनवरी 1950। लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक संविधान हो सकता है, वहीं हमारा अलिखित संविधान एकात्मक ही होता है। लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, वही अलिखित में विधायिका शक्तिशाली होती है। चलिए, संविधान देश की राजव्यवस्था को तय करता है। राजव्यवस्था के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। राजव्यवस्था होती है किसी भी राज्य की व्यवस्था। राज्य पॉलिटी में किसके लिए यूज़ किया जाता है? राज्य पॉलिटी में देश के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलिटी में बार बार जहाँ भी राज्य आए तो मतलब देश का ही जिक्र हो रहा है। तो राजव्यवस्था की प्रकृति कैसी है और कैसे कैसे होती है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार क्या होती है? शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक सरकार ऐसी सरकार होती है जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण हो, सेंट्रलाइजेशन हो, जहाँ केवल शक्तियाँ एक ही सरकार में नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग कर सके। ऐसी ज़्यादातर ऐसी व्यवस्थाएं कहाँ मिलती हैं? कम क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले देश में। जिस देश का क्षेत्रफल कम है और कम जनसंख्या है, वहाँ एकात्मक व्यवस्था मिल जाती है, क्योंकि कम क्षेत्रफल होगा, कम लोग होंगे, तो उनको एक सरकार संभाल सकती है, उसके विकास में कार्य कर सकती है। केंद्र और राज्य के विवाद कम हो। और एकात्मक व्यवस्था में और क्या बात है? निर्णय तेजी से होते हैं, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, क्योंकि एक ही सरकार है, वही पावर है, तो वही उसी को निर्णय लेने, तो कोई ज़्यादा विरोधाभास नहीं होगा। चौथा, कम खर्चीला। इसका खर्च भी कम होगा, क्योंकि अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता, मतलब एक से ज़्यादा सरकार में शक्तियाँ होती, तो इलेक्शन वगैरह करवाने पड़ते, अलग अलग स्टेट के करवाने पड़ते, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होता। एकात्मक सरकार कम खर्चीली होती है। ओके, अब देखो संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का बंटवारा हो। जहाँ शक्तियों का बंटवारा हो, व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाएगी? संघात्मक व्यवस्था। जैसे कि भारत में द्वैध सरकार है। द्वैध सरकार मतलब शक्तियाँ सेंटर के में निहित है और स्टेट में निहित है, दो तरीके से है। और ये क्यों होती है? ये किन देशों में होती है संघात्मक? जो क्षेत्रफल में बड़े हो, ज़्यादा जनसंख्या हो, केंद्र एवं राज्य स्तर पर ज़्यादा विवाद हो। और इनकी क्या खास बात होती है? इनमें निर्णयों में देरी होती है, क्योंकि शक्तियाँ सरकार के पास भी होती हैं, केंद्र के पास भी होती हैं, तो ज़्यादा वाद विवाद होंगे। जनसंख्या बड़ी है, तो इसके कारण भी निर्णयों में देरी होगी। ये अधिक खर्चीली होती है ये व्यवस्था। क्यों? क्योंकि स्टेट के इलेक्शन अलग होंगे, सेंटर के अलग होंगे, तो खर्चीली अपने आप हो जाएगी। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ, और इसमें क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं। अब देखो, भारत के संविधान के बारे में कुछ कथन है। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ये बात कही थी केसी व्हीलर ने। ये क्वेश्चन आपके CHSL 2021 और 22 में आ चुका है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत सहकारी संघवाद है, भारत का संविधान सहकारी संघवाद जैसी व्यवस्था है, ये कही थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और केंद्रीकरण के साथ संघ, ये बात कही आइवर जेनिंग्स ने। ओके, अब देखो परिसंघ क्या होता है। परिसंघ क्या है? परिसंघ को सबसे आसान तरीके से ऐसे समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम अमेरिका आज़ाद हुआ, कब? 4 जुलाई 1776 को हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। उस समय अमेरिका में 13 कॉलोनी थी, ठीक है। उनके पास अपनी अलग अलग शक्तियाँ थी, ये अपने आप को एक अलग पावर की तरह स्थापित कर सकती थी, लेकिन और जैसे कोई अलग देश इनका विरोध करे तो ये एक साथ एकजुट भी हो जाती थी।
1777 में यूएसए में परिसंघ बना। ये परिसंघ 1781 से 89 तक कार्यरत करता रहा। 1789 में ख़त्म हुआ क्योंकि इस समय अमेरिका का संविधान बन चुका था। और आप इसे भी याद रखिएगा, अमेरिका में क्रांति कब हुई? ये चली थी 1775 से 83 के बीच। इस समय अमेरिका आज़ाद हो गया था, लेकिन देश में विकास के लिए एक क्रांति हुई, देश के विकास उत्थान के लिए 1775 से 83 के बीच। ठीक है। परिसंघ जैसी व्यवस्था सबसे कमज़ोर होती है क्योंकि इसमें अपनी स्वेच्छा से, जैसे 13 कॉलोनीज थी, ये अलग अलग जा सकती थी, स्वेच्छा से अलग हो सकती थी। तो एक तरह से सबसे कमज़ोर व्यवस्था मानी गई है, यह सबसे कमज़ोर व्यवस्था होती है। देखिए अब संघ फेडरेशन क्या है, एग्जाम्पल से समझिएगा। ये भी यूएसएसआर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कब बना था? 1922 से 24 में। इसमें 15 कंट्रीज थी। ये यूएसएसआर एक 15 कंट्रीज का समूह था। इस तरह इन 15 देशों के इस समूह को हम संघ या फेडरेशन कहते हैं। और इस फेडरेशन को बनाने के लिए एक संधि होती है, और इस फेडरेशन से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है, और आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। इसी तरह अमेरिका में भी अभी फ़िलहाल देखिए तो फेडरेशन व्यवस्था ही है, संघात्मक व्यवस्था है, जिसमें 50 स्टेट है अमेरिका में, और इन स्टेट्स की व्यवस्था अलग चलती है, और अमेरिका एज ए कंट्री एक अलग व्यवस्था चलती है। और बात करें यूएसएसआर फेडरेशन की, ये 1991 में टूट गया था। इस टाइम यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे मिराइकल गोर्बाचोव। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। चलिए आगे। संघ 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 के दो अर्थ होते हैं, और वैसे यूनियन की जगह समुच्चय भी यूज हो सकता है, लेकिन संविधान में संघ ही कहा गया है बात के। तो आगे अभी बात चल रही है बड़े बड़े हमारे राजनीतिज्ञों में कि इस संघ का इंग्लिश में अर्थ फेडरेशन भी होता है और यूनियन भी होता है, लेकिन दोनों चीज़ें थोड़ी अलग है। इसलिए अभी बात चलेगी संघ की जगह समुच्चय शब्द लाया जाए, तो देखते हैं भविष्य में देखने को मिल सकता है। संघ यूनियन क्या है? किसी भी यूनियन में राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। जैसे कि भारत के संविधान में लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा गया है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। जैसे कल को पंजाब बोले कि हम तो अलग, खुद को अलग करके एक नया देश बनाएंगे, एक अलग व्यवस्था बनाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत एक यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट जैसे कि अमेरिका का कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन भारत का कोई भी राज्य अलग होगा तो यह बिल्कुल भी संविधान के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन उनके संविधान में अलग होया जा सकता है। तो इस तरीके से परिसंघ एक फेडरेशन और यूनियन, ये तीनों है। इसमें सबसे मजबूत अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत यूनियन को माना जाता है, क्योंकि इसमें अलग होना इतना आसान नहीं होता, या फिर संविधान के बिल्कुल ही खिलाफ होता है। परिसंघ में तो बहुत आसान होता था इसमें, और फेडरेशन में संधि थी वो तोड़ी जाती थी, उसके द्वारा अलग हो जाता है। ठीक है। और आप इससे अलग बात याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले 1773 से 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चलाती थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत में 1857 से 47 के बीच क्राउन का शासन रहा। 1858 के एक्ट के तहत ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण भारत पर हो गया, और देशी रियासतें थी या फिर प्रिंसली स्टेट्स थी, उन पर भी सीधा नियंत्रण ना होकर भी ब्रिटेन का नियंत्रण था। 1935 का एक्ट आया, उसमें फेडरल सिस्टम को, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत ने स्टार्टिंग में फेडरल सिस्टम अपनाया था। ये किस मॉडल पर आधारित था? कनाडा मॉडल। ये आपके सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1935 एक्ट के तहत भारत की संघीय व्यवस्था अपनाई गई किस मॉडल के तहत? कनाडा मॉडल के तहत। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संसदात्मक सरकार, राज्य का प्रमुख अलग, शासन का प्रमुख अलग। पार्लियामेंट्री सिस्टम में राज्य का प्रमुख अलग, पॉलिटी में राज्य किसके लिए यूज? राष्ट्र के लिए, देश के लिए। इसमें राज्य का प्रमुख अलग होता है, शासन का प्रमुख अलग होता है। भारत में ऐसी व्यवस्था तो है कि शासन का प्रमुख, सबसे बड़ी पोस्ट और सबसे प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन शासन का प्रमुख कौन है? देश को सबसे बड़ी शक्ति कहने को राष्ट्रपति है, लेकिन चलाता कौन है? पीएम की शक्ति से चलता है। ठीक है, पीएम जैसा कहते हैं वैसा होता है। एक तरीके से वो सुप्रीम पावर है तो प्रेसिडेंट के फेस में, लेकिन सारी व्यवस्था को मैनेज कौन करता है? प्रधानमंत्री। दूसरा है प्रेसिडेंटल सिस्टम, राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा। और तीसरा है सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटल सिस्टम दोनों के लक्षण होते हैं।
चलिए आगे। संविधान का हमने वर्गीकरण ऊपर किया था, किन किन आधार पर कैसे कैसे होता है देखिए। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर निर्मित और विकसित। लिखित संविधान निर्मित होते हैं और अलिखित संविधान विकसित होते हैं। शासन प्रणाली के आधार पर संविधान दो भागों में बांटा गया है। एक राजतंत्र जहाँ किसी एक राजा का शासन हो, और एक लोकतंत्र जहाँ लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुना गया हो। संशोधन के आधार पर संविधान दो तरह के हो सकते हैं, एक कठोर एक लचीला। कठोर संविधान हम अमेरिका के संविधान को कह सकते हैं, और लचीला कहाँ का संविधान है सबसे लचीला? श्रीलंका के संविधान को सबसे लचीला माना जाता है। वही भारत का संविधान की बात करें तो कई जगह ये कठोर भी है, कई जगह ये लचीला भी है, तो ये दोनों का ही मिश्रण है। संघ के आधार पर संघात्मक और एकात्मक, ठीक है। और तीसरा अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल। संकलन के आधार पर लिखित और अलिखित। अगर हम बात करें सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है यूएसए का, अमेरिका का, जो 1789 में लिखा गया था। और किन किन देशों का संविधान लिखा गया है? फ्रांस का लिखा हुआ है, पाकिस्तान का, भारत का। अलिखित संविधान सबसे पहले, अगर अलिखित संविधान की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन का आता है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान की कहानी कब से स्टार्ट होती है? 1215 के इर्द गिर्द से। 1215 यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा, एक घोषणा पत्र जारी किया था। इसके अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इसराइल, इन सब का अलिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान और बात करें तो वो है मोनाको देश का। इसके संविधान में 3814 शब्द है, ठीक है। और सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। और इसके साथ साथ अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान ये है। शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर है अमेरिका का, जिसमें केवल 7 आर्टिकल है। और शब्द की बात करें तो 7762 है। और अमेरिका का संविधान ही सबसे पुराना लिखित संविधान है। और सबसे पुराना अलिखित संविधान पूछे तो ब्रिटेन का। इसके साथ भारतीय संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने हर पेज पर खुद का नाम लिखा है, क्या? प्रेम। संविधान के मतलब संविधान की जो कॉपी है उसके हर पेज पर कॉर्नर में नाम लिखा हुआ है प्रेम। और अंतिम पेज पर इनके गुरु का नाम लिखा है इन्होंने, राम प्रसाद सक्सेना। और इसका इन्होंने संविधान लिखा है इंग्लिश में, इसका हिंदी ट्रांसलेट किया है बसंत कृष्ण वेद ने, इसको हिंदी में लिखा है। सबसे नए संविधान की बात करें तो कौन से देश का है? क्यूबा का, जो 2019 में बना है। इससे पहले बना था किसका? नेपाल का, 2015 में। एशिया का सबसे पुराना तो जापान का, 1889। जापान के संविधान को मीजी संविधान भी कहा जाता है। और विश्व का सबसे पुराना कौन सा बताया था मैंने? इससे 100 साल पहले 1789 में। कहाँ का संविधान? अमेरिका का सबसे पुराना लिखित संविधान। और एशिया का सबसे पुराना वो है जापान का। चलिए अब कुछ क्वेश्चन से वो करते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या आप लोग देख लेना। केसी वेहर के अनुसार भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। संघवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1, देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों पर अस्तित्व। ये सारे क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं क्योंकि इनके बारे में ऊपर बात हो चुकी है, तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? तो ये बताया है केसी वेयर ने, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस किया था, ये CHSL 2021 और 22 में आ चुका है।